नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी को रखा बरकरार। कहा इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। मुस्लिम तालिबात व खवातीन में मायूसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हिजाब दरखास्त गुजारों के वकला कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे एसएलपी। कहा हमारे दलाइल पर हाई कोर्ट ने गौर नहीं किया। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज, कुरान पाक में हुक्म दिया गया। उलमा और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के दारुल हुकूमत में तलबा का एहतजाज। फैसले पर मायूसी का इजहार। बीजेपी कायदीन ने किया कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कांग्रेस के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। वक्फ अराजियात में की गई बेकायदियों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जीएचएमसी के फंड्स में इजाफा करें। यूक्रेन से वापस तलबा की तालीम के लिए मदद फराहम करने असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन कब्रिस्तानों की सफाई, उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात, सड़कों की तोसी और दूसरे मसाइल पर मजलिस ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। कश्मीर फाइल्स फिल्म की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला जारी। थिएटर्स में इश्तियालंगेज नारे। रूस ने खरासान शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेने का किया दावा। डोनेट्स्क पर मिसाइल दागने का यूक्रेन पर इल्जाम। रूसी फौज की कीव और दूसरे शहरों पर मुसलसल बमबारी, इमारतों की तबाही, कई आशियाने मलबे के ढेर में तब्दील। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल की गई तमाम दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए वाजे किया है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम तालिबात की तरफ से हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें दाखिल की गई थी। बाद में सिंगल बेंच से यह मामला चीफ जस्टिस की क़ियादत वाली 3 रुकनी बेंच में आया। अदालत ने फरीकैन की तरफ से हिजाब के हक और ड्रेस कोड के सिलसिले में दलाइल पेश किए गए थे। हुकूमत की तरफ से 5 फरवरी को हिजाब पर पाबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। तालिबात ने हिजाब पहनकर क्लासेस में शिरकत करने की इजाजत तलब की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सिर्फ 8 मिनट में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिफॉर्म के सिलसिले में हुकूमत का फैसला कानून के मुताबिक है। अदालत ने यह भी कहा कि ड्रेस पर जो पाबंदियां आयद की गई थी वो मुनासिब थी। तलबा इस पर एतराज नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे कि हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हिजाब के हक में एहतजाज हुए हैं। 1 जनवरी 2022 को कर्नाटक के उडुपी में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालिबात को हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद यह एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ कायदीन की तरफ से सिलसिले में रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक फैसले पर कहा कि यही मोदी हुकूमत थी जिसने आयरलैंड हुकूमत की तरफ से अपनी पुलिस के लिए हिजाब और तुर्बान की इजाजत दी थी, तो उसका खैर मकदम किया गया। आज क्यों यहां पर हिजाब की मुखालिफत की जा रही है?
यह फैसला आर्टिकल 15 की खिलाफवर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि दस्तूर की तमहीद में अकीदे और मजहबी अमल की इजाजत को नुमायां तौर पर अहमियत दी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद हिजाब पहनने वाली खवातीन को हरासा नहीं किया जाएगा। खास तौर पर बैंक्स, हॉस्पिटल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाहिजाब खवातीन को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अपना रिएक्शन दिया है और वो ये है कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसीलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे का बेटा कौन सा अमीर का बेटा कौन है? कि यूनिफॉर्म पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो, और मेरी आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। बकवास है, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। भारत में 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और एक स्टेट है, जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल में पढ़ रही हैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होगा? मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने। मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई, संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है। और वो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात, मेरे हिजाब पहनने से किस तकलीफ क्या हो रही है? भाई, मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूं, ट्रैफिक रोक रहा हूं? मैं हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही है हमारी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं
कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है वो तय करेगा। नहीं तो अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील होगी। संविधान, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जजमेंट से हम डिसएग्री इसलिए करते हैं कि ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। जब संविधान के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहा है तो उसको बहाल करने की जरूरत है। हिजाब मामले में कर्नाटक के वकील सुप्रीम कोर्ट में कल एसएलपी दाखिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट शाहुल हमीद और मोहम्मद नियाज ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जितने दिन भी समाअत हुई उस सिलसिले में तफसीली दस्तावेजात दिल्ली को रवाना की जा रही हैं। उनका कहना था कि हमने जो दलाइल हाई कोर्ट में पेश किए थे उन पर गौर नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर हम एसएलपी डाल रहे हैं। आज दोपहर या कल सुबह तक हो जाएगा। तो देवदत्त कामत जी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे वार्तालाप हुआ है और उनसे हमारे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो प्रोबेबली हम कल, आज दोपहर या कल सुबह तक हम फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। जी, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स किया था, 11 डेज जो मैराथन चला यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट, तो जो भी कौन सा भी पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया गया है। जो हमने आर्गुमेंट किए थे मेन, जो आर्टिकल 25 के ऊपर, 21 के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर, आर्टिकल 14, 15 के ऊपर बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया है। हालांकि हम कमेंट नहीं कर सकते जजमेंट के ऊपर, बट हम जो कंसेंट मिला है, जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड नहीं है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट एसएलपी फाइल कर रहे हैं। रुकुन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अस्मा जहरा ने भी हिजाब से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को तकलीफदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए अस्मा जहरा का कहना था कि हमें अदालत से ऐसे फैसले की तवक्के नहीं थी। हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज़ करार नहीं देता, यह कहना सरासर दुरुस्त नहीं है। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है और कुरान पाक में भी इसकी सराहत की गई और इसका हुक्म दिया गया है कि इस्लाम में हिजाब लाजमी है। उसके साथ साथ अदालत का जो ये कहना है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, यह दुरुस्त नहीं है। आपका वर्डिक्ट आया है, जजमेंट आया है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अफसुर्दा है और इट्स अ सैड एंड ट्रेजिक जजमेंट। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोर्ट से इस तरह का जजमेंट आएगा। हिजाब जो मुसलमान मज़हब के लिए, दीन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बात जो कही गई है ये सरासर सही नहीं है। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है, इट्स एन एसेंशियल प्रैक्टिस। इसका हुक्म कुरान में है और एक मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है कि वो हिजाब पहने। यहाँ पर ये कहना कि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा मुसलमान लड़कियों की जो एजुकेशनल राइट्स हैं ये मुतासिर हो रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की अपनी बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच। उधर कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात की तरफ से कहा गया है कि हम ऐसे ही फैसले की तवक्के कर रहे थे, हमें अदालत के फैसले से मायूसी हुई है, लेकिन हमारे पास और भी दस्तूरी रास्ते मौजूद हैं। उनका कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस तरह से हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं माना, ये दुरुस्त नहीं है। अदालत का फैसला इस्लामी नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। And we got the judgment but not the justice, so this was really unexpected and we do not welcome this decision, the verdict, and we still have a lot of ways to go, the legal ways to go. We might go to the Supreme Court to get our justice, and also when considering the verdict, they haven't considered the our constitutional, our fundamental constitution rights. They have interpreted the Quran and the Hadith, but the scholars, Islamic scholars, are supposed to interpret our Quran and Hadith. When we look at some other courts like the Maharashtra and Kerala court regarding the hijab issue, they have considered the Quran, the Hadith, and also the constitutional rights, and they have given the verdict in favor of hijab. So when you look at the Karnataka High Court verdict, it hasn't considered our fundamental rights. It hasn't considered the as it says, it is not an essential part of Islam, which is not right. So I would say this verdict wasn't in favor of us because they haven't considered our
even when we look at our Islamic perspective as well as our constitutional perspective, they haven't considered either of them. So. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के दारकूमत चेन्नई में यूथ कॉलेज तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। तलबा इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। तलबा का कहना था कि हम इसके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इस दौरान CFI के रियासती सेक्रेटरी सरफराज ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए अदालत के फैसले को गैर दस्तूरी बताया है। उनका कहना था कि इस फैसले में हिजाब को इस्लाम का गैर लाजमी करार देना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि इस्लाम कुरान और हदीस के मुताबिक चलता है। इस्लाम में जो भी लिखा गया है और जो भी वहां पर लिखा जाता है, यानी कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा गया है, बयान किया गया है, उसी के मुताबिक इस्लाम में अमल करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक के सूरह अन-नूर की 31वीं आयत में खवातीन को पर्दे और हिजाब के बारे में हिदायत दी जा चुकी हैं। पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या एक लड़की और खातून को पहनने की भी आज़ादी नहीं है। उनका कहना था कि एक तरफ खवातीन को बाख्तियार बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ खवातीन को उनकी पसंद का लिबास पहनने से रोका जा रहा है। जमीयत-ए-उलमा महाराष्ट्र के सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने भी कहा कि कुरान मजीद में हिजाब और पर्दे को लेकर हिदायत दी जा चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए गुलजार आजमी का कहना था कि इस्लाम ने मर्द और औरत को गलत शाम से बचाने के लिए पर्दे को लाजमी करार दिया। देखिए, जहाँ तक हिजाब का मामला है, इसके दो पहलू। एक है स्कूल में और कॉलेज के कवानीन और एक है इस्लाम का कानून। ये जज साहब का ये कहना कि पर्दा इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। इनका फ़ैसला हम नहीं मानते। कुरान पाक के सूरह नूर जो 18वें पारे में है, उसमें अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, तुम मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने आप को जीनत जो करती हैं उससे बचाएं और अपने सीने को ढांकें। तो इसका मतलब ये था कि सीना उस वक्त ढकेगा जब ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, तब सीना ढकेगा। ये कहना कि इस्लाम में पर्दा नहीं है, साफ तौर पे कुरान कह रहा है। और ये क्यों कह रहा है? इस्लाम ने औरत और मर्द को किसी गलत काम से बचाने के लिए पर्दा लाजमी करार दिया है। इस दौरान आसाम की AIUDF और कांग्रेस के कायदीन ने भी फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि इस्लाम में हिजाब और पर्दे की वाज़ेह तौर पर सराहत की गई है, लेकिन जिस तरह से फैसला आया वो मायूस कुन है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर और कानूनदान रविशंकर प्रसाद का कहना था कि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला काबिल खैर मकदम है। उनका कहना था कि अदालत में इस मामले की समाअत के दौरान ये बहस की गई थी कि हिजाब पहनना बुनियादी हक है और ये अकीदे का अहम जुज़ है। फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इजहार राय की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत आती है और इसी आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम वाजबी पाबंदियां लगा सकते हैं। अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है तो उस पर वाजबी पाबंदी लगाई जा सकती है। कर्नाटक के वजीर ईश्वरप्पा ने कहा कि अदालत का फैसला दुरुस्त है, अब तलबा को अदालत के फैसले की पाबंदी करनी चाहिए। उनका कहना था कि तलबा को बाज़ अफराद ने वरगलाया था। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो अवाम से अपील करते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने में ताउन करें, हाईकोर्ट के फैसले की पाबंदी करें। तलबा को अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में इस तरह की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ कानपुर की समाजी देहतकार वर्षा मिश्रा ने हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि हिजाब पर इस्लाम में सदियों से अमल होता रहा है। अगर मुस्लिम खवातीन व तालिबात हिजाब पहनकर खुद को महफूज समझती हैं तो उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए।
कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने भी कहा कि फरीकैन ने अपने दलाल जरूर दिए हैं, लेकिन आज अदालत ने फैसला सुनाया है और सबको अदालत का फैसला मानना चाहिए। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खमगाह पर आज सुबह से गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा गया। पहले यह मामला सिंगल बेंच पर था, बाद में इसे वसी बेंच से रुजू किया गया, जिसकी क़ियादत चीफ जस्टिस अवस्थी कर रहे थे। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की वजह से कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। शिमोगा में जगह जगह पुलिस को तैनात देखा गया। खासतौर पर तालीमी इदारों के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। बेंगलुरु में भी पुलिस की तिलागर्दी में शिद्दत देखी गई और पुलिस तालीमीदारों के पास वहां पर तैनात नजर आई। दूसरे अजला से भी इत्तलात मिली है कि वहां पर भी गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। हुबली में अदालत के फैसले के पेश नजर वसीतर बंदोबस्त देखा गया। आज तालीमी इदारों के पास खुसूसी तौर पर ज़ायद सिक्योरिटी नजर आई। कश्मीर फाइल्स फिल्म की आड़ में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है। थिएटर्स के अंदर और बाहर फिल्म के दौरान इश्तियालंगेज नारे लगाए जा रहे हैं। थिएटर के बाहर भी नफरत का मुजाहरा किया जा रहा है। एक फिल्म की आड़ में मुसलसल नारेबाजी हो रही है और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में आज कोविड के 2068 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। बताया गया है कि 57 अमवात हुई हैं। एक्टिव केसेस 33,917 बताए गए हैं। 24 घंटों में 4,222 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जुमला अमवात 5,15,974 बताई गई हैं। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,24,46,171 हुए हैं। जुमला टीके 80,40,28,891 दिए जा चुके हैं। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अरकान को ऐवान को मौका देने के लिए मंगल के दिन वक्फ सिफर से शुरू किया। पीर के दिन ही असेंबली बुलेटिन जारी किया गया था कि आखिरी दिन तसर्रुफ बिल पर पेश नजर वक्फ सवालात को मनसूख कर दिया गया। वक्फ सिफर के दौरान मजलिस और टीआरएस के कांग्रेस के अरकान असेंबली ने हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ फराजियात की CBCID की तहकीकात की पेशरफ्त का मसला उठाया। वक्फ फराजियात में हुई बेकायदगी में मुलविस अफराद के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया। तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूं कि हमारे मुतालबे पर औकाफी जायदादों के ताल्लुक से और बेकायदगियां जो वक्फ बोर्ड में हुई हैं, जिसकी वजह से कई औकाफी जायदादें तबाह और बर्बाद हुई हैं, उसके ऊपर हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि CBCID की इंक्वायरी करवाई जाए। सारे वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफी जायदादें हैं, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनके ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में ऐलान किया कि CBCID इंक्वायरी की जाएगी। हमने उस वक्त ये भी मुतालबा किया था कि एक टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज तक भी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या तहकीकात का आगाज CBCID ने किया है, इससे हम लाइल्म हैं और नहीं जानते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से ये मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 केसेस अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी 1,862 केसेस हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी 1,114 केसेस पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं। तो इस हिसाब से औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और जुमला वक्फ इंस्टीट्यूशंस 33,929 हैं, जिसका टोटल एरिया है 77,538.07। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी स्पीकर साहब
कि 57,423.91 एकर्स लैंड एनक्रोच्ड हो चुका है, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 20,000 एकड़ ही बाकी रही है। तो मैं फिर से आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि CBCID तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मिल कराई जाएं और जो भी कसूरवार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मजलिस के कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर में मरकजी रुकावट और सिंगारनी कलरिस को खानगाने के खिलाफ हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद की जाती है। इस सिलसिले में किए जाने वाले एहतजाज में भी मजलिस शामिल रहेगी। ऐवान असम्बली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। JHMC में किए जाने वाले प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया और सड़कों की तोसी के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। फ्रूट मार्केट को वक्फ फराजी पर आर्जी तौर पर कायम करने का भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने यूक्रेन से वापस लौटे तुलबा को तालीम जारी रखने की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। Extending loan assistance, thus since March 1960, it has been jointly owned by the government of United Andhra Pradesh and government of India. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the SCCL is owned by Telangana government and the government of India in the 51-49% ratio. When the AP Reorganization Act was taken up, we had demanded that the Telangana should be the absolute owner of SCCL, but the then UPA government did not listen to us. Now the central government is creating a situation to take over SCCL with the objective of privatizing it in the coming years. I may recall that Singareni Colony is the biggest public sector company of Telangana state, over 50,000 employees. We demand that the Telangana government to acquire the shares from the central government. We should acquire all the shares, sir. We can allot Singareni coal to our thermal station under the TS Genco and NTPC at lowest cost and reduce the power generation cost, sir. Sir, also, power tariff proposed by DISCOM in AR for 22-23, sir, administration. Sources for public prosecutor post are vacant for many years now. Sir, the post of judge and magistrate in the lower court are also vacant ever since the reorganization of AP and formation of Telangana state, sir. So these are the very important points which I am bringing to the notice of the government. Due to a large number of vacancies, the judges and the magistrates are holding additional charges of other courts, sir. Sir, in Telangana, 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. As many as 174 PPEs, additional PPs and assistant PP posts are vacant out of 593, sir. For this reason, the Telangana state, the conviction rate is just 10% and 90% of the accused are acquitted, sir. For instance, the current year, 934 persons were convicted and 9,104 accused were acquitted, sir. This is causing hardship to the people and their faith over the judiciary, sir. As the saying goes, justice delayed is justice denied, sir. Hence, I request the government to fill up the vacancies of judges, magistrate in lower courts, appoint the prosecutors, additional and assistant PPs and government pleaders, sir. Sir, also going further ahead on municipal administration, sir, I would just conclude within 5-10 minutes, sir. The state budget for 22-23 makes an allocation of 10,591 crores for municipal administration and urban development. This represents a sharp decrease of 4,439 crores over the budget estimate of rupees 15,030 crores for municipal administration and urban development in the current year's budget, sir. Sir, at the time of formation of Telangana state in June 2014, there were only 52 municipalities and 6 municipal corporations in the state. Today there are 13 municipal corporations and 125 municipalities spread across the state, sir. To ensure planned development of urban areas, the Telangana government has taken up Patana Pragati program as the premier civic body of Telangana state capital GHMC spread over 625 square kilometer area with a population of over 1 crore, sir. Sir, I would like to also say that in the last sitting, it was announced that 10,000 crores are being given for the periphery area to develop for water, STP and all. But sir, when we see the
budget and the releases, sir, there has not been much releases by the state finance, sir, to the GHMC, I would say. सर, जब मैं देख रहा था सारी तफसीलात कि कितना पैसा रिलीज करें, सर ऐलान तो किया गया था 10,000 का, लेकिन GHMC को सिर्फ 5 करोड़ रुपया दिया गया। और उसके साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर जब देखते हैं तो यू वुड बी सरप्राइज ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द एक्सपेंडिचर वाज ओनली 2.3 करोड़। वी आर गेटिंग लोन्स, वी आर गेटिंग बॉन्ड्स, दैट इज राइट सर, but there should be an allocation made by the state government also to the municipal corporation. These are very important, sir. ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सर now what we see that कि सर I apply for a permission and the money which goes towards the submission of the application, that amount also goes to the government treasury. The taxes which are collected is also going to the government treasury. Motor vehicle tax is also going to the government treasury. It's not coming to GHMC. So I request the Honorable Chief Minister Sahab to kindly release some funds. ये एक हकीकत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं सर, गलत नहीं कह रहा हूं, हक कह रहा हूं कि हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज सर्विस बोर्ड में छोटे कामों के लिए भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ पैसा GHMC, यस आई एम कंक्लूडिंग सर, कुछ दे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत तेलंगाना ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और यह भी ऐलान किया गया कि चार मीनार में जितने छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए मैंने एक प्रपोजल मजलिस की जानिब से पेश किया था कि मूसी पर ब्रिजेस डालते हैं, सालारजंग म्यूजियम के सामने ब्रिजेस डालते हैं और वहां पे छोटे कारोबार करने वालों को वहां पे रिहैबिलिटेट करेंगे। और उसका जियो भी निकला लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि वो छोटे कारोबार करने वालों के लिए मूसी पर ब्रिज डालिए और वहां पे जल्द अज जल्द उनको रिहैबिलिटेट कर कर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट करें। लाल बाजार का एरिया भी जो है, जो चूड़ियों का मशहूर है, उसको भी कंप्लीट करें। कुली कुतुब शाह को जो फंड्स दिए गए हैं बहुत कम दिए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजाफा करेंगे। और यह बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे साथी रुकने असेंबली मौजम खान साहब ने भी कहा कि बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, कारवान, नामपल्ली, मलकपेट, ये पूरे हमारे हलकों में रोड वाइडनिंग के प्रपोजल्स हम दिए हैं, बहुत दिन से पेंडिंग है। मैं सर आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप कहीं से भी एक 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए अगर दे देते हैं तो सारी रोड वाइडनिंग कंप्लीट हो जाएगी और पैरेलल रोड्स अगर आएंगे तो पुराने शहर में खूबसूरती आएगी और अच्छा दिखेगा। सर, नाउ कमिंग टू द टू अप्रोप्रिएशन बिल, आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट इश्यूज सर. Sir, we are one with the Telangana government in demanding a fair deal to the state in devolution of central taxes and grant in aid, and for recognizing Kaleshwaram project as a national project for massive assistance. We also demand the central government should provide special assistance for Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha as recommended by Niti Aayog. At the same time, I may point out that the state government is not providing required assistance to the Panchayat Raj institutions and urban local. मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शब बारात से पहले कब्रिस्तानों की सफाई पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई और नालों की तोसी के कामों में तेजी पैदा करने पर जोर दिया, जिस पर KTR ने तयक़ुन दिया कि कब्रिस्तानों की सफाई के अहकाम जारी किए जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, मैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से, KTR रामाराव साहब से मेरी गुजारिश है कि हालिया बारिश में जो तबाही मची थी हैदराबाद में, खुसूसन पुराने शहर में, उस ताल्लुक से रोड उसकी नाला वाइंडिंग और उसकी रिटर्निंग वाल मुख्तलिफ काम करोड़ों रुपए के चल रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि बारिश से पहले एक रिव्यू मीटिंग मिनिस्टर साहब लेके कहाँ कहाँ कैसे काम हुए, कितने हुए, उसका एक जायजा ले तो बेहतर होगा। कामों में तेजी भी होगी और बहुत सारे जो काम स्लो हो गए, कंट्रैक्टर बोलता है मुझे बिल नहीं मिला, काम रोक दे रहा है, फिर बारिश आ रही है साहब, फिर कहीं दोबारा कुछ नुकसान ना हो लोगों के लिए। दूसरी बात यह है साहब
कि रोड वाइंडिंग के लिए भी फंड्स जारी करे तो रोड वाइंडिंग के कामों में तेजी पैदा होगी। और ये ग्रेवयार्डों में जितनी सफाई की जरूरत है, 4 दिन के बाद हमारे पास जागने की रात आ रही है। आप ही एक मैं टेलीफोन मैसेज के जरिए अगर सब जोनल कमिश्नरों को बोले कि पूरे ग्रेवयार्डों में सफाई करके इंतजाम करें तो बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर तवज्जो दें। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात का मसला उठाया। उन्होंने TRT के तहत 535 मखलूआत जायदादों को गैर महफूज करते हुए मेरिट आने वाले उम्मीदवारों को तकर्रुरात करने पर जोर दिया। TRT के 535 पोस्ट वैकेंट है अब तक, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो SC, ST, BC और वुमेन के जो जुमरे के अंदर ये रिजर्व सीट्स थे, 2017 से 535 पोस्ट वैकेंट है। मैं आपके जरिए हम बारहा हर सेशन के अंदर ये चीज़ को उठाते आए हैं, हर सेशन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पोस्ट डी रिजर्व करिए। डी रिजर्व करके जो ऑलरेडी एग्जाम लिख दिए मेरिट जो भी बच्चे हैं, मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना इसके ऊपर नौकरियां दीजिए आप। 535 पोस्ट है मिनिस्टर साहब, 535 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं सिर्फ क्योंकि उर्दू मीडियम के अंदर जो है ना SC, ST के लोग नहीं आते, वो पोस्ट वैसी खाली जा रही। तो उसको डी रिजर्व करने का एक प्रोसेस है। उसको डी रिजर्व कर जो बच्चे बच्चियां मेरिट में एग्जाम दिए मेरिट में है उनको ये पोस्ट दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। ये आपसे हम बारहा हर असेंबली में बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली के बाद हुकूमत जो है इसको कराएंगी इंशाअल्लाह। मिनिस्टर रुकन असेंबली मौजम खान ने बहादुरपुरा और दूसरे असेंबली हल्के जात में सड़कों की तोसी के कामों पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई, जिस पर KTR ने तयक़ुन दिया कि कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर और नीलोफर हॉस्पिटल में कार्डियाक सेंटर कायम किया जाए। KTR ने उनको तहरीरी तौर पर भी देने की दरख्वास्त की। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर महीउद्दीन ने कारवान में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजेस को मंजूरी दी जा चुकी है और बताया कि अराजी भी अलॉट की गई, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने का उन्होंने मुतालबा किया। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर कब्रस्तानों की सफाई का काम मुकम्मल किया गया है। रुकन असेंबली मौजम खां की निगरानी में रनमसपुरे के अलावा बहादुरपुरे के दूसरे डिवीजन के कब्रस्तानों की भी सफाई अंजाम दी गई है। जहनुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने रनमसपुरे में कब्रस्तानों की सफाई के कामों का जायजा लिया। वक्फ बोर्ड की मुबैना लापरवाही से वक्फ अराज़ियात पर कब्जों की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। बताया गया है कि लंगर हाउस डिवीजन के इब्राहिम बाग में कब्रस्तान से मुत्तसिल मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका रुकन असेंबली कौसर महीउद्दीन की चौकसी से कब्जे के लिए की जा रही तामीराती सरगर्मियों को नाकाम बना दिया गया। कौसर महीउद्दीन ने कदीम मस्जिद कुतुबशाही की अराजी पर सफाई के कामों और बाज़ खबरों को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा को मुकाम वाक़या रवाना किया और फिर मुताल्लिक़ा हुकाम से सिलसिले में शिकायत की गई। बताया गया कि इससे पहले भी वक्फ बोर्ड और महकमे आसार कदीमा की तरफ से यहाँ का सर्वे किया गया था, जिसमें इसे मस्जिद की अराजी बताया गया था, लेकिन अब अचानक मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। जब मुताल्लिक़ा एमआरओ को इस बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि इस शख्स के पास 25 साल पुराना दस्तावेज है। इससे पहले रुकन असेंबली के फंड से मस्जिद की अराजी पर हसारबंदी शुरू की गई थी, लेकिन मुताल्लिक़ा इदारे ने उसे रोक दिया। मजलिस ने फिर मुतालबा किया कि मस्जिद की अराजी की मुकम्मल हिसारबंदी की जाए और जो लोग कब्जे की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शास्त्रीपुरम की किंग कॉलोनी में इंटरनेट के तारों की तनसीब के दौरान शॉक लगने से एक नौजवान झुलस गया, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि इस वाक़े से इलाके में अचानक बरक़ी मौजूद हो गई और कई मकानात में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन मुकाम वाक़या पहुंच गए। उन्होंने मुतासरा मकानात का मुआयना किया। बाज़ मकानात की लिफ्ट में भी आग लगने की इत्तला मिली है। मजलिसी कॉरपोरेटर ने मुतासरा मकानात का मुआयना किया और बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को इन तमाम नुकसानात से वाकिफ कराया जाएगा और जो लोग मुतासिर हुए हैं नुकसानात की पाबजाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी।
हुसैन आलम में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पुराना पुल पारदीवाले के साकिन महेश और उसके भाई शांति कुमार के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पीर की रात भी दोनों ने मैनोशी की और फिर आपस में बहस तकरार के दौरान बड़े भाई महेश ने छोटे भाई शांति कुमार को तमाचा रसीद किया। इस वाकये के बाद घर वाले गाँव गए हुए थे। छोटे भाई शांति कुमार ने बरहम होकर तौलिए से बड़े भाई का गला दबा दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाकया पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर की जा रही मुसलसल बमबारी में आज 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। रात भर जहां बमबारी होती रही, आज सुबह बमबारी के बाद इमारतों में आग लगी हुई देखी गई। बताया गया कि कारकीफ में मुसलसल बमबारी हो रही है। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। मुसलसल बमबारी से अवाम की नकले मकानी भी जारी है। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसकी फोर्सेस ने खेरसोन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया है। इससे पहले रूसी फौज ने दूसरे इलाकों पर भी कब्जे का दावा किया था। रूसी फौज की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से डोनेट्स्क के इलाके में मिसाइल हमला किया गया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन को असला, खुराक और रकम फराहम करता रहेगा। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि अमेरिका यूक्रेनी पनागजीनों को भी खुशामदीद कहेगा। इससे पहले पीर को जो बाइडेन ने कहा था अमेरिका रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है और जुमे को उन्होंने यूक्रेन के लिए $13.6 अरब के हंगामी पैकेज पर दस्तखत किए, जिसका निस्फ हिस्सा फौजी इमदाद के लिए होगा। CNN ने यह भी बताया कि बाइडेन इंतजामिया अमेरिका से रवाबित के हामिल यूक्रेनी अफराद की इमिग्रेशन कार्रवाइयों को तेजतर करने पर गौर कर रहा है। चीन के शंघाई और दूसरे इलाकों से मुसलसल कोविड के केसेस में इजाफे की खबरें मिल रही हैं। चीन के 1.25 करोड़ आबादी वाले शीजान शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया गया कि चीन के शहर वुहान से दुनिया भर में फैलने वाले कोविड-19 वायरस के बाद यह चीन में केसेस दूसरा बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। इस हवाले से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा आबादी वाले शेंजन शहर में चीनी हुकूमत ने यहां पर लॉकडाउन लगा दिया है। शहर में बसने वालों को 3 मरहल में टेस्टिंग करवानी पड़ रही है और सिर्फ इसी के लिए अपने घरों से बाहर आ सकेंगे। दूसरी तरफ शंघाई से यह बताया गया है कि इत्तला मिली है कि यहां पर बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया है और दुकानों को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। तालीमी इदारे भी बिजनेस के शहर शंघाई में बंद करा दिए गए हैं। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।